बातें करते हैं। सुलटा दिया है तुम लोगों ने, राक्षसों इसको। चलिए, कहां तक बातें हो चली थी लास्ट क्लास में? हेडिंग लगा दी थी बेसिक स्ट्रेंथ। चलिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, लास्ट टॉपिक रहेगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेसिक स्ट्रेंथ होती क्या है और हम कौन से बेस यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करते हैं बेस की, यहां पर लुईस बेस। कौन से बेस? लुईस बेस। यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है ईज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ H प्लस, कि कौन कितनी आसानी से H प्लस को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। या आप बोल सकते हैं ईज ऑफ शेयरिंग ऑफ लोन पेयर, कौन कितनी आसानी से अपने लोन पेयर को क्या करता है, शेयर करता है। क्लियर? तो लिखिए इसके अंदर ईज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ H प्लस, ease of acceptance of H plus, ease of acceptance of H plus, ease of acceptance of H plus is known as basic strength. ease of acceptance, कौन कितनी आसानी से, इजीली, राक्षसों, ease of acceptance of H plus is known as basic strength, कि कौन कितनी आसानी से H प्लस को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। अब इसको समझते हैं बहुत शानदार तरीके से। हमें कैसे पता चलेगा कि किसने आसानी से एक्सेप्ट किया और किसने नहीं किया? हम किसी भी बेस की बेसिक स्ट्रेंथ को केबी वैल्यू से मेजर करते हैं। मान लीजिए ये हमारे सामने कोई बेस है, बेसिकली हम अमीन्स की ही बेसिक स्ट्रेंथ देखते हैं ऑर्गेनिक के अंदर। किसकी देखते हैं? अमीन्स की ही बेसिक स्ट्रेंथ देखते हैं ऑर्गेनिक के अंदर। तो ये रिएक्शन में किसका काम करेगा? बेस। अगर ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो कोई ना कोई H प्लस देने वाला भी होना चाहिए। मान लीजिए वाटर ये इसको H प्लस देने वाला है, तो रिएक्शन हमारे सामने होगी कौन सी? एसिड बेस। अगर एसिड बेस रिएक्शन हुई तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? NH3 प्लस के अंदर। और साथ में हमारे सामने क्या बनकर आएगा? OH माइनस। आया ना? मैंने इसको एनसीईआरटी से उठाया एज इट इज। कहां से उठाया? एनसीईआरटी से। पहले मैं इसको अलग तरीके से डिस्कस करता था, अब सारी बातें एनसीईआरटी से हो रही हैं तो ठीक है, एनसीईआरटी से बात कर लेते हैं। ये किसकी तरह एक्ट करेगा? एसिड की तरह। बताइए बेस का क्या बनकर आएगा? कॉन्जुगेट एसिड। और एसिड का क्या बनकर आएगा? कॉन्जुगेट बेस। क्या आप एग्री करते हैं? यस। देखिए, अगर अपन के इक्विलिब्रियम की वैल्यू यहां से निकालना चाहें तो के इक्विलिब्रियम रहेगा मोलर कंसंट्रेशन किसका? RNH3 प्लस का। रहेगा कि नहीं रहेगा? यस। मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ 1 डिग्री अमीन। ये हमारे सामने रहेगा 1 डिग्री अमीन मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, एंड वाटर इज एक्टिंग एज ए सॉल्वेंट। आप बताइए, हम बेसिक स्ट्रेंथ किस में देख रहे हैं? वाटर के अंदर। हम बेसिक स्ट्रेंथ वाटर में ही देखते हैं। तो आप कई बार क्या करते हैं कंपैरिजन में कि वाटर बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं, एक्वस मीडियम। हम देखते ही एक्वस मीडियम के अंदर है बेसिक स्ट्रेंथ। क्लियर? आप बताइए, क्या मैं इसको इधर उठा के ला सकता हूं? क्योंकि इसकी मोलर कंसंट्रेशन में कोई खास चेंज आने वाला नहीं है। तो अगर मैं के इक्विलिब्रियम की बात करूं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ये एक कांस्टेंट वैल्यू, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू, नया कांस्टेंट आ जाएगा जिसे आप क्या बोलते हैं? केबी। that will be equal to molar concentration किसका? RNH3 plus का multiply by molar concentration of OH minus divided by molar concentration of RNH2। आया ना? यस। अब यहां से आपके सामने ढेर सारी बातें पता चल जाएगी। देखिए, अगर कोई बेस अच्छा है, ध्यान से सुनो, अगर कोई बेस क्या है? अच्छा, तो वो आसानी से H प्लस को क्या करेगा? एक्सेप्ट। अगर आसानी से H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो हमें किस फॉर्म में दिखेगा कि उसने आसानी से किया या नहीं किया? ये जो कॉन्जुगेट एसिड बनकर आया इसकी टर्म। अगर ये स्टेबल होगा तो जाहिर सी बात है ये बनना पसंद करेगा। अगर ये अनस्टेबल होगा तो जाहिर सी बात है बनना पसंद नहीं करेगा। अगर ये बन रहा है और इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा आ रही है
इसका मतलब ये जो है ये H प्लस को एक्सेप्ट करने में इंटरेस्टेड है। ये जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा ये उतना ही ज्यादा बनेगा। एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि इक्विलिब्रियम तो स्टेबिलिटी की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा ये इनडायरेक्ट इंडिकेशन हमारे पास है कि ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करने में इंटरेस्टेड है। यानी कि जितनी ज्यादा इसकी मोलर कंसंट्रेशन होगी उतनी ज्यादा किसकी वैल्यू होगी? केबी की। तो यहां से आप एक बात बोल सकते हैं कि केबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ RnH3+। क्या आप इस बात से टोटली एग्री करते हैं? यस। यानी कि अगर किसी का कॉन्जुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबल होगा तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा। उसी के केस में के भी ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? और ये ज्यादा तब बनेगा जब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहां से हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केबी। अगर दो बेस आपके सामने दिए हुए हैं, एक की केबी वैल्यू ज्यादा है और एक की केबी वैल्यू कम है, तो जिसकी केबी वैल्यू ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा। लेकिन केबी की जगह कई बार हमें क्या दे देता है? पीकेबी। तो पीकेबी के तो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं होता है? और अगर अपन बात करना चाहें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ये हमारे सामने बन जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं ना तो चिल्ला चिल्ला के बोलते रहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। लेकिन जब हम देखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ तो हम कभी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड की बातें नहीं करते। आप यहां से देख लीजिए, आप यहां से देख लीजिए, आप यहां से देख लीजिए। जिस बेस का कॉन्जुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसके एसिडिक सॉरी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी? ज्यादा। और अभी हमारा चर्चा पूरा इसी के ऊपर रहने वाला है। पूरी चर्चा हमारी इसी के ऊपर रहेगी। हम डिटेल में इसका डिस्कशन करने वाले हैं। छापिए, आगे बढ़ूंगा। क्यों? मेरे को मेरा पाप नपेटने तो पहले। दे दनादन, दे दनादन ज्ञान देने लग जाते हो। किसी के पास ज्ञान की कमी नहीं है। हाँ, मेरे पास बहुत कमी है। सुलटा दिया क्या? जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ को आप डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। तो क्या सर हमें बार बार कॉन्जुगेट एसिड बनाकर देखने पड़ेगा? नहीं, अभी बातें शुरू हुई है, अभी तो खेला खेला जाएगा। ये सारी बातें एनसीईआरटी की। किसकी हैं? एनसीईआरटी की। चैप्टर अमीन। एनसीईआरटी तबियत से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। अब ये जो कॉन्जुगेट एसिड आपके सामने बनकर आया है ना, इसकी स्टेबिलिटी बहुत सारी बातों पर डिपेंड करती है। बशर्ते ये जो आर ग्रुप है ये कैसा होना चाहिए? एल्काइल। कैसा होना चाहिए? एल्काइल। अब आपने देखो ये कॉन्जुगेट एसिड क्या है? एक केटायन। क्या आप देख पा रहे हैं? दिस कॉन्जुगेट एसिड इज ए केटायन। और केटायन जब वाटर के अंदर जाएगा तो वाटर उसका सॉल्वेशन भी करेगा, उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा? इन्फ्लुएंस करेगा। बहुत सारे यहां पर खेला आने वाले हैं। तो इस कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी किस किस बातों पर डिपेंड करेगी? एक तो इसकी स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करेगा इंडक्टिव इफेक्ट। कौन आने वाला है? इंडक्टिव इफेक्ट। फिर सॉल्वेशन। वाटर के अंदर अगर आपने यहां पर देखा है तो सॉल्वेशन, सॉल्वेशन का मतलब होता है कि सॉल्वेंट उसको स्टेबलाइज कर रहा है या डिस्टेबलाइज कर रहा है। और सॉल्वेशन भी इनडायरेक्टली मैं आपको बोल देता हूं एच बॉन्डिंग। क्या होगा? एच बॉन्डिंग। और एक तीसरा फैक्टर और आएगा, स्टेरिक इफेक्ट। एक फैक्टर और आएगा, स्टेरिक इफेक्ट। और जहां जहां आप स्टेरिक फैक्टर को इग्नोर करते हैं वहां वहां एक्सेप्शंस का खेला खेला जाता है। क्या ये क्लियर हो चुका है? मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, मोर विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ। क्या हमें हर बार कॉन्जुगेट एसिड बनाना पड़ेगा? नहीं। अभी हम बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन पर जाएंगे ही नहीं। हम धीरे 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 आगे बढ़ने लगेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए।
कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमीन्स, कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमीन्स, कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमीन्स। एलिफेटिक अमीन का मतलब है जो आर पार्ट होगा वो एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एल्काइल ग्रुप। अभी यहां पर बहुत शानदार बातें आपको सीखने को मिलने वाली है। कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमीन्स, कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमीन्स। इसको हटा दूं? ध्यान से सुनेंगे भाई, हम साथ में अमोनिया को भी लपेटेंगे। मान लीजिए ये हमारे सामने कौन है? अमोनिया। साथ के साथ बनाते हुए चलेंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये हमारे सामने है अमोनिया। हम तुरंत अमोनिया का क्या बना देंगे? कॉन्जुगेट एसिड। बताइए, अगर अमोनिया ने पेरोफिलेक्टॉन्स क्या कर लिया, सॉरी H प्लस को क्या कर लिया? एक्सेप्ट, तो बताइए अमोनिया से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमोनियम आयन। यहां पर हमारे सामने पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। यस, दिस इज द कॉन्जुगेट एसिड। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए हमारे सामने है 1 डिग्री अमीन। आप जानते हैं अमीन की डिग्री कैसे डिसाइड होती है? नाइट्रोजन पर अगर एक R ग्रुप है तो प्राइमरी, 2 R ग्रुप है तो सेकेंडरी, 3 R ग्रुप है तो टर्सरी। नाइट्रोजन पर कितने R है वहां से पता लगेगा। तो ये हमारे सामने कौन सा अमीन है? 1 डिग्री अमीन है। कौन सा अमीन है? 1 डिग्री अमीन। क्या आप इसका कॉन्जुगेट एसिड बना सकते हैं? यस। इसने भी अगर H प्लस को क्या कर लिया? एक्सेप्ट, तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से बनकर आएगा। ध्यान से सुनते रहेंगे, बहुत ही शानदार चीजें आपको यहां पर सीखने को मिलने वाली है। दिस विल बी द कॉन्जुगेट एसिड। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए हमारे सामने कौन सा अमीन है? 2 डिग्री। सर मुझे कैसे पता चलेगा कि 2 डिग्री अमीन है? बहुत आसान है, 2 R मिलेंगे नाइट्रोजन के ऊपर, तो ये हमारे सामने रहने वाला है 2 डिग्री अमीन। अगर इसने भी किसको एक्सेप्ट कर लिया? H प्लस को। अगर इसने भी किसको एक्सेप्ट कर लिया? H प्लस को, तो बताइए क्या ख्यालात रहने वाले हैं आप लोगों के? नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। आएगा कि नहीं आएगा? यस, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड। फिर अगर अपन बात करें तो हमारे सामने रहने वाला है 3 डिग्री अमीन। कौन रहने वाला है? 3 डिग्री अमीन। नाइट्रोजन के ऊपर कितने R ग्रुप मिलेंगे? 3 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? यस, ये हमारे सामने है 3 डिग्री अमीन। अगर इसने भी किसको एक्सेप्ट कर लिया? H प्लस को, तो इसका भी क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड। अपन चाहते ना तो इसको बड़ी आसानी से याद रख सकते थे, लेकिन मजा नहीं है उसमें, क्योंकि हमें सुलटा के चला जाएगा कभी ना कभी। ये सबके कॉन्जुगेट एसिड बन चुके हैं। नाउ वी हैव टू कंपेयर देयर स्टेबिलिटी। अब हम देखते हैं कॉन्जुगेट एसिड इज जस्ट ए केटायन। कॉन्जुगेट एसिड इज जस्ट ए केटायन। आप बताइए बेसिक स्ट्रेंथ किस में देखी जाती है? वाटर में। बेसिक स्ट्रेंथ किस में देखी जाती है? वाटर में। तो इसको कहां से कॉन्जुगेट एसिड को स्टेबिलिटी मिल सकती है? सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें तो देखिए यहां पर एल्काइल ग्रुप का कैसा इफेक्ट लगेगा? प्लस आई। और प्लस आई वाले कॉन्जुगेट एसिड को क्या करते हैं? स्टेबलाइज। तो जाहिर सी बात है कॉन्जुगेट एसिड को जो स्टेबलाइज करेगा बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? तो ये प्लस आई वाले बढ़ाएंगे। क्या ये R अपना प्लस H लगा सकता है? नहीं, यहां पर कोई p ऑर्बिटल नहीं है, कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है, बताया था मैंने आपको। यहां पर बताइए प्लस आई वाले ग्रुप कितने हैं? तो ये दोनों के दोनों प्लस आई लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? यस। और यहां पर अगर अपन बात करना चाहें प्लस आई वाले कितने हैं? यहां पर प्लस आई वाले हमारे सामने हैं 3। क्या आप टोटली एग्री करते हैं? यस सर, हम इससे टोटली एग्री करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर केवल आई के बेसिस पर आंसर देना होता, अगर केवल आई के बेसिस पर आंसर देना होता तो हम अभी आंसर दे देते। इफ अगर अपन बात करें इन गैस फेज, क्योंकि इसमें केवल हमारे सामने आई चलेगा। इन गैस फेज ओब्लिक नॉन पोलर सॉल्वेंट, इन गैस फेज ओब्लिक नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट हमारे सामने होता तो देखिए सबसे ज्यादा स्टेबल बताइए कॉन्जुगेट एसिड ये है। यस, तो सबसे आगे हमारे सामने कौन से आते? 3 डिग्री अमीन बेसिक स्ट्रेंथ में। फिर कौन है? ये, क्योंकि इसमें 2 प्लस आई है। फिर हमारे सामने कौन आता? 2 डिग्री अमीन। फिर हमारे सामने इसमें 1 प्लस आई है। फिर कौन आते? 1 डिग्री अमीन। और सबसे पीछे कौन रहता? अमोनिया। एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? और इसमें एक बात और है, इरिस्पेक्टिव ऑफ R, इरिस्पेक्टिव ऑफ R, R क्या है उससे फर्क भी नहीं पड़ता, चाहे आप R इथाइल लो मिथाइल लो, हर बार ऑर्डर आपका यही आता 3 2 1 ऑलवेज। अगर गैस फेज होता या नॉन पोलर सॉल्वेंट होता तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको हमेशा यही ऑब्जर्व होने वाला था। गॉट इट?
चलिए, लेकिन आप जानते हैं बेसिक स्ट्रेंथ कहां देखी जाती है? वाटर में। अनटिल और अनलेस वो मेंशन ना कर दे गैस फेज, हम जल के अंदर यानी कि वाटर के अंदर ही चेक करते हैं। तो वाटर के अंदर तो भाई साहब सॉल्वेशन का खेला रहेगा। सर ये सॉल्वेशन क्या है? बार बार सॉल्वेशन आप बोल रहे हो। यस, सॉल्वेशन का मतलब है स्टेबिलिटी बाय सॉल्वेंट। होती कि नहीं होती है? देखिए, अगर अपन वाटर को लेकर आए तो वाटर बताइए इसके साथ क्या करने लगेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या करेगा? इसको स्टेबलाइज। बताइए इसके साथ क्या करने लगेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां भी क्या करने लगेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर भी क्या करने लगेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कि अमोनियम आयन का सॉल्वेशन सबसे ज्यादा होगा। अमोनियम आयन को सॉल्वेंट से स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा मिलेगी। फिर अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर भी हमारे सामने क्या होगा? सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का मतलब है स्टेबिलिटी बाय सॉल्वेंट, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। फिर यहां पर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा? ये 2। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा? 2। यहां पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। और इसमें अगर अपन बात करना चाहें तो कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? 1। अभी देखो खेला बहुत अलग चल रहा है। अगर अपन जल के अंदर बात करते हैं तो बोलता है वाटर, बोलता है सॉल्वेंट, बोलता है कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए क्योंकि इसका सॉल्वेशन सबसे ज्यादा हुआ है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा बने हैं। लेकिन प्लस आई बोलता है कि यह सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन सॉल्वेशन बोलता है नहीं नहीं, ये सबसे कम होना चाहिए क्योंकि इसका सॉल्वेशन सबसे कम हुआ है। पहली बात, यानी कि सॉल्वेशन और अगर अपन बात करना चाहें जो आपका प्लस आई है, एक दूसरे के उल्टे चल रहे हैं। इसमें सॉल्वेशन से स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है लेकिन इसमें इंडक्टिव से है ही नहीं। इसमें इंडक्टिव से सबसे ज्यादा है लेकिन सॉल्वेशन से सबसे कम है। दोनों उल्टे चल रहे हैं। अभी एक और बचा हुआ है, स्टेरिक इफेक्ट। हमारी भी सुन लो, हमारी भी सुन लो। आर कितने हैं और आर क्या है? कहता है इस बात पर भी डिपेंड करेगा। आर कितने हैं और आर क्या है, इस बात पर भी डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दिक्कत देगा। आप जानते हैं आर का मतलब कैसा होता है? एल्काइल ग्रुप होता है कि नहीं होता है? और एल्काइल ग्रुप वाटर रिपेलेंट होता है, हाइड्रोफोबिक होता है कि नहीं होता है? तो आर जितने ज्यादा होते जाएंगे और आर जितना बल्कि होता जाएगा, आप बताइए स्टेरिक फैक्टर लगाएगा कि नहीं लगाएगा? तो उस केस में प्रोटोनेशन को आसानी से होने ही नहीं देगा। तो अगर अपन बात करना चाहें, ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से, तबियत से सुनना। इधर से इधर जाने पर अगर अपन बात करें स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, इधर से इधर आने पर स्टेबिलिटी इंक्रीजेस ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। ये बात सही है कि नहीं है? इधर से इधर आने पर स्टेबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और यहां से यहां आने पर बोलता है प्लस आई, बोलता है बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाओ ऐसे। लेकिन अगर अपन बात करना चाहें इधर से इधर जाने पर, इधर से इधर जाने पर अगर अपन बात करें तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है ड्यू टू सॉल्वेशन। तो यहां से अगर अपन बात करना चाहें इस साइड, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस ड्यू टू सॉल्वेशन। ये तो अलग ही कहानी चल रही, दोनों एक दूसरे के उल्टे चल रहे हैं। और अगर अपन बात करना चाहें तो इधर से इधर आने पर स्टेरिक फैक्टर बढ़ रहा है। ये बोल रहा है कि इस साइड में क्या होने चाहिए? प्रोटोनेशन होने के चांसेस क्या हैं? ज्यादा। जितना आर ग्रुप कम, उस पर प्रोटोनेशन होने का चांसेस क्या रहेगा? ज्यादा। क्लियर? तो यहां से यहां आने पर स्टेरिक क्राउडिंग क्या हो रही है? कम। तो स्टेरिक फैक्टर इधर आने पर क्या हो रहा है? डिक्रीज। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो स्टेरिक फैक्टर अगर अपन बात करें तो इधर आने पर क्या हो रहा है? डिक्रीज। 3 मामले चल रहे हैं। कितने मामले चल रहे हैं? 3। एनसीईआरटी ने स्टेरिक फैक्टर को अलग लैंग्वेज में लिख दिया है। एनसीईआरटी ने लिखा है कि मिथाइल हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दिक्कत नहीं देता है, लेकिन इथाइल हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या देने लगता है? दिक्कत। मुद्दे की बात है ना, आर जितना ज्यादा बल्कि होता जाएगा वाटर रिपेलेंट होता चला जाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तो दिक्कत देगा ही देगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो 3 फैक्टर यहां पर चल रहे हैं। यानी कि यहां पर यह बात है आर कितने हैं और आर क्या है, दोनों पर डिपेंड करेगा। आर कितने हैं और आर क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा। मामला हो चुका है पूरा पेचीदा। बातें होंगी टोटली एक्सपेरिमेंटल, बातें होंगी टोटली एक्सपेरिमेंटल इन केस ऑफ एलिफेटिक अमीन्स। तो यहां पर जब हमने इसका ऑर्डर देखा किसके अंदर, अगर अपन बात करना चाहें, ध्यान से सुनना, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, उम्मीद करता हूं इतना आपको पता होगा। इन पोलर प्रोटिक, लाइक पोलर प्रोटिक कौन हो गया हमारे सामने? वाटर, या फिर आ जाए अल्कोहल। इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आपको इसके ऑर्डर ध्यान रखने पड़ेंगे और हमें केवल इथाइल और मिथाइल का याद रखना है। पता है बहुत सारे लोग प्लस आई के बेसिस पर ब्यूटाइल चिपका देते हैं, आइसोप्रोपाइल चिपका देते हैं। ब्यूटाइल के केस में अलग आएगा, आइसोप्रोपाइल के केस में अलग आएगा।
हमें केवल इथाइल और मिथाइल में बात करनी है। होममेड क्वेश्चन से बचें, वो सारे आंसर केवल प्लस आई पर देते रहते हैं। और अनटिल और अनलेस जब तक मेंशन ना करे, सारे ऑर्डर किस में आते हैं? वाटर में। और वाटर में आप जानते हैं सॉल्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लियर? तो अगर अपन बात करना चाहें, आर हमारा अगर मिथाइल है तो सबसे ज्यादा कौन रहेगा मिथाइल के केस में? 2 डिग्री अमीन। 2 डिग्री अमीन मिथाइल के केस में सबसे ज्यादा रहेगा। उसके बाद हमारे सामने क्या आएगा? 1 डिग्री। अच्छी बात, आपको इसका आंसर पहले से ही याद है। और फिर हमारे सामने कौन से आएंगे? 3 डिग्री अमीन। ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखा गया है और अमोनिया सबसे पीछे पाया गया है। ये देखिए, ये कौन सा है? 2 डिग्री। ये कौन सा है? 1 डिग्री। और ये कौन सा है? 3 डिग्री। अभी मैं आपको थोड़ा सा याद करने का तरीका बताऊंगा। मान लीजिए आर हमारे सामने क्या आ जाता है? इथाइल। तो इथाइल के केस में भी 2 डिग्री सभी से आगे मिलता है। 2 डिग्री सबसे आगे मिलता है राक्षस। फिर हमारे सामने कौन आएगा? 3 डिग्री। देखो, तो यहां पर दो बातों पर डिपेंड करता है कि आर कितने हैं और आर क्या है। सबसे आगे 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और फिर हमारे सामने कौन मिलेगा? 1 डिग्री। तो यहां पर होममेड क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता। अगर आपने यहां प्रोपाइल ग्रुप कर दिया तो जरूरी नहीं है इनमें से कोई ऑर्डर फॉलो हो। प्रोपाइल में अलग आएगा, आइसो प्रोपाइल में मामला अलग होगा, ब्यूटाइल में अलग होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल में अलग होगा, टर्सरी ब्यूटाइल में अलग होगा। हमारी एनसीईआरटी ने केवल 2 ही दिए हैं, तो जब भी एलिफेटिक का ऑर्डर आएगा, ये 2 के अलावा आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। ये कौन सा रहने वाला है? 2 डिग्री। ये कौन सा रहने वाला है? 3 डिग्री। और ये कौन सा रहने वाला है? 1 डिग्री। और सबसे पीछे कौन मिलेगा? अमोनिया। अब देखो मैं कैसे याद रखता हूं, गैस फेज में आर से फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आर मिथाइल हो इथाइल हो, हमेशा ऑर्डर क्या आएगा? 3 2 1 ऑलवेज। 3 2 1 ऑलवेज, कोई उसका एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन यहां पर आर क्या है से हमेशा फर्क पड़ेगा। अब सुनना ध्यान से, मेरे याद रखने का तरीका बताओ। मिथाइल में कार्बन कितना होता है? 1। और इथाइल में कितने होते हैं? 2। ऊपर देखो क्या बनकर आया है? 213। नीचे क्या बनकर आया है? 231। कार्बन ज्यादा तो नंबर बड़ा आएगा। तो इसमें 231 रहता है और उसमें 213। कभी भी कंफ्यूज हो जाए, मिथाइल में एक कार्बन मतलब क्या है? कम। तो जो नंबर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? छोटा। इथाइल में कितने कार्बन है? 2, मतलब ज्यादा, तो नंबर क्या आना चाहिए? बड़ा। दैट्स ऑल। अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए तो ये टोटली एक्सपेरिमेंटल है एंड वी हैव टू रिमेंबर इट। दिस इज टोटली एक्सपेरिमेंटल। गैस फेज में आप बात कर सकते हैं, लेकिन वाटर के अंदर आप बात नहीं कर सकते। अपने एक मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया हुआ है, वो भी एक टोटली फर्जी क्वेश्चन है। अपने आप तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, पता आप क्या करते हैं? प्लस आई वाले लगा दिए, माइनस आई वाले लगा दिए, बीच में ऑक्सीजन लगा दिया, बीच में सल्फर लगा दिया। भाई ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ये अलग मामला है। पूरा क्या है? एक्सपेरिमेंटल। जब तक आपके पास केबी वैल्यूज नहीं है, आप क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर सकते। अब हमने ये पूरा क्यों पढ़ा? आप जानते हैं, अगर अपन चाहते तो सीधा ये लिख लेते। अब इससे एक डाउट तो क्लियर हो चुका है। किस किस में देखी जाती है बेसिक स्ट्रेंथ? वाटर में। तो अपने को ये नहीं सोचना है बाय डिफॉल्ट वाटर होगा, वाटर में ही देखी जाती है। दूसरी बात, क्या पता कल वाटर के अंदर पूछ ले कि बताइए ऑर्डर ऑफ सॉल्वेशन क्या है इनका, कि बताइए सॉल्वेशन का ऑर्डर क्या रहेगा? स्टेबलाइजेशन बाय वाटर, कुछ भी पूछ सकता है। जब इटार्ड रिएक्शन का इंटरमीडिएट पूछ सकता है तो कुछ भी पूछ सकता है। एनसीईआरटी में लिखी हुई एक लाइन पूछ सकता है। ये जो आपने देखा है सॉल्वेशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एलिफेटिक अमीन्स में। एलिफेटिक का मतलब ये आर पार्ट क्या रहेगा? एल्काइल ग्रुप, लाइक मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, लाइक दिस। लेकिन हमसे बात जब भी करेगा इथाइल और मिथाइल की करेगा, उसको छोड़ के अगर बात की गई है तो आप उसका आंसर देंगे ही नहीं। नीट कभी नहीं पूछता, जेई में भी आ चुका है, जेई भी इथाइल और मिथाइल पर ही बात करता है। सल्टा दिया है क्या? तो ये तो एक पर्टिकुलर टाइप का क्या हो गया है क्वेश्चन। इधर का साफ कर रहा हूं।
साइट ऑफ प्रोटोनेशन। ये भी कमाल की चीज बताएगा। हमें अल्टीमेटली पहुंचना कहां तक है? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। तो अल्काइल में तो हमने देख लिया मामला, वाटर के अंदर याद करने वाला आया है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये ऑलरेडी याद है, क्लियर। लेकिन मैंने ये बताया है कि इसमें मामला ऐसे चलता है। अब आइसोप्रोपाइल ब्यूटाइल आ जाए तो समझ लेना वो होममेड क्वेश्चन है। प्लस आई के बेसिस पर, अगर केवल प्लस आई के बेसिस पर आंसर दिया है और गैस फेज मेंशन नहीं किया है तो वो टोटली फर्जी क्वेश्चन है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने के लिए किए गए, उनसे जितना दूरी बनाओगे उतना ही बेटर है। चलिए नेक्स्ट रहेगा साइट ऑफ प्रोटोनेशन। क्या रहेगा? साइट ऑफ प्रोटोनेशन। ये भी सब टॉपिक है, बहुत शानदार है। आपके जन्मों जन्मों के जो दुख दर्द है ना उसको दूर करेगा ये। अल्टीमेटली मैं आपको केटाइन मतलब कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी तक लेकर जा रहा हूं। ये हमारे सामने है एसिटिक एसिड, क्लियर। और हमें एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट एसिड बनाना है। क्या बनाना है? कॉन्जुगेट एसिड। यानी कि हमें यहां पर H+ चिपकाना है। आप बताइए H+ कहां जाएगा? कौन से ऑक्सीजन पर H+ को जाकर जुड़ना चाहिए? सिंगल बॉन्ड वाले पर या डबल बॉन्ड वाले पर? कितने लोगों को लगता है कि डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन पर H+ को जाकर जुड़ना चाहिए? एक दो बच्चे। आप बताइए आपको ऐसा क्यों लगता है? इंट्यूशन, जोर से बोलो। पोलैरिटी मतलब नहीं, वो तो कोई मतलब नहीं हुआ है। चलिए, एंड डेफिनेटली डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन पर ही जुड़ेगा हाइड्रोजन। कहां जुड़ेगा? डबल बॉन्ड वाले पर ही जुड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, रटना तो है ही नहीं। सबसे पहले हम इसके ऊपर जोड़ दें। यस, अगर हमने इस पर H+ को जोड़ दिया तो बताइए क्या बन जाएगा हमारे सामने? OH2+ बनेगा कि नहीं बनेगा? आप बताइए क्या ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में जा सकता है? नहीं। अब आप बोलोगे पोलर पाई बॉन्ड इधर टूटेगा नहीं, वो अलग बात है। तूने तोड़ भी दिया तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसके ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में ऑलरेडी कितने हैं? 8। और ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो चुकी है? sp3। ये कॉन्जुगेशन में आ भी नहीं सकता है, क्लियर। तो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज जो आपके सामने बनकर आया है कैसा है? लोकलाइज्ड। ये कॉन्जुगेट एसिड बना कि नहीं बना? यस। ऊपर से इस CO का पोलर पाई बॉन्ड जो -I लगाएगा इसको बर्बाद कर देगा। आगे बात समझ में? वैसे भी मैंने आपको बताया पोलर पाई बॉन्ड के बाजू में कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? हाईली अनस्टेबल, क्योंकि इसके अंदर पोलरिटी कुछ ऐसी होती है, बर्बाद कर देगा इसका पोलर इफेक्ट इसकी स्टेबिलिटी को। चलिए दूसरा, तो सर कहां करवाए? ऑक्सीजन पर करवाते हैं, डबल बॉन्ड वाले पर। ठीक है सर, डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन पर करवा देते हैं। अगर हमने यहां पर करवा दिया तो बताइए क्या हमारे सामने ख्यालात बनकर आएंगे? ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। आएगा कि नहीं आएगा? यस। आप बताइए क्या ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में जा सकता है? यस डेफिनेटली। लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। आप देख सकते हैं अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे सामने कुछ इस प्रकार की बनकर आएगी। ये बन जाएगा OH और यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। जब भी कोई अपने लोन पेयर से रेजोनेंस करेगा कैसा आएगा? पॉजिटिव। लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। ऑलरेडी कैसा था? पॉजिटिव, न्यूट्रल हो गया। अब देख सकते हैं दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे सामने क्या बनकर आई हैं? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। दोनों कैसी हैं? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड द पॉजिटिव चार्ज इज डिलोकलाइज्ड। What do you think? This conjugate acid is more stable or this conjugate acid is more stable? Second one है कि नहीं है? अब मैं देखना यहां से बहुत सारी बात बताऊंगा। आपने बचपन में पढ़ा है localized lone pairs are more basic as compared to, वही समझाया मैंने। ये जो लोन पेयर आपके हैं ये लोन पेयर कैसा था? लोकलाइज्ड, है कि नहीं है? यस। और ये वाला लोन पेयर जो आपने दिया है ये कैसा था? डिलोकलाइज्ड, है कि नहीं है? और यहीं से आपको पता चला कि अगर आप लोकलाइज्ड लोन पेयर पर प्रोटोनेशन करवाओगे तो कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा? ज्यादा स्टेबल। अगर आप डिलोकलाइज्ड लोन पेयर पर प्रोटोनेशन करवाओगे तो कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा? लेस स्टेबल। सारी बात कॉन्जुगेट एसिड से लिंक हो रही है कि नहीं हो रही है? It means localized lone pairs are more basic as compared to delocalized. दूसरी तरीके से localized lone pair are more likely to be protonated. Localized lone pair पर प्रोटोनेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं। और तरीके से जहां प्रोटोनेशन हुआ है वहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। H+ वहीं जुड़ता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। मानते कि नहीं मानते हो?
अब मैं इसको दूसरे तरीके से समझा सकता हूं। ढेर सारे तरीके हैं, उसकी लैंग्वेज कौन सी होगी पता नहीं है। वो पूछ लेगा बताइए एसिटिक एसिड में कौन से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। या तो आपने जहां प्रोटोनेशन करवाया ना डेफिनेटली वहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई होगी, ज्यादा, तभी तो H+ वहां जुड़ा है। वहां से नहीं समझ में आ रहा, इधर आ जा। लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। बता कौन सी ऑक्सीजन के ऊपर, बता कौन सी ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तू ही बता कौन से ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इस पर, जिस पर लोकलाइज्ड लोन पेयर हैं उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या मिलेगी, ज्यादा। क्लियर? तो यहां से एक बात समझ में आई, लोकलाइज्ड लोन पेयर्स आर मोर बेसिक एज कंपेयर टू डिलोकलाइज्ड। पता है बहुत सारे लोगों ने आंसर क्यों दिया, उनको लगा ये कार्बन कैसा है, डबल बॉन्ड वाला है, sp2 है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कैसा है sp2, और ये ऑक्सीजन कैसा है sp3, इसलिए उन्होंने आंसर दे दिया। अबे ये लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है, वो भी sp2 है, ये ऑक्सीजन कैसा है sp2, क्योंकि इसका एक लोन पेयर किसमें है, कॉन्जुकेशन में, इसीलिए आप हाइब्रिडाइजेशन ठीक से नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, शानदार तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे उससे सॉल्व। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, मान लीजिए हमारे सामने एसिटामाइड है, कौन है एसिटामाइड। बताइए एसिटामाइड या अमाइड के अंदर प्रोटोनेशन किस पर करवाओगे, नाइट्रोजन पर करवाओगे या ऑक्सीजन पर, आप बताइए। आने लगा आंसर, क्योंकि इसके पास जो लोन पेयर है वो कैसे हैं लोकलाइज्ड, और इस पर कैसे हैं डिलोकलाइज्ड। कल पूछेगा अमाइड्स में बताइए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर ज्यादा है, नाइट्रोजन पर या ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन पर। जाहिर सी बात है ये अपना +R लगाकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। ये देखो इसने +R से केटायन को स्टेबलाइज किया कि नहीं किया, ये बोल सकते हो, या ये बोल सकते हो +R से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया है। तो प्लस वाले कॉन्जुगेट एसिड को स्टेबलाइज करते हैं, या ये बोल दीजिए प्लस वाले बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। क्लियर? तो यहां पर हम प्रोटोनेशन कहां करवाएंगे, एक बार हम यहां करवा के देखते हैं। और जैसे ही आपने प्रोटोनेशन यहां पर करवाया तो आप पाएंगे नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ चुका है, पॉजिटिव। और ये तो sp3 नाइट्रोजन आप जानते हैं कैसा रहेगा, लोकलाइज्ड। ऊपर से इसका पोलर इफेक्ट इसको क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा इसके टाइम को। तो यहां पर हमें यहां प्रोटोनेशन नहीं करवाना है, यहां पर प्रोटोनेशन नहीं करवाना है। तो सर बताइए आप प्रोटोनेशन कहां करवाएं, प्रोटोनेशन करवाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर। कहां करवाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर। अगर आपने ऑक्सीजन के ऊपर प्रोटोनेशन करवा दिया है तो कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। घबराने की जरूरत नहीं है। कैसे, ये देखिए लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। बताइए इस पॉजिटिव चार्ज को रेजोनेंस करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यस। यहां पर हमारे सामने बन जाएगा OH और नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं, यस। क्लियर? तो यहां से हमें क्लियर हो चुका है कि प्रोटोनेशन लोकलाइज्ड पर ही होना चाहिए, डिलोकलाइज्ड पर नहीं होना चाहिए। अभी मैं बहुत छोटी छोटी बातें पढ़ा रहा हूं ताकि आप कनेक्ट हो जाएंगे टॉपिक से, वरना आप सुलट जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्वेश्चन तभी टफ लगते हैं जब तक आपको उनके स्टेप नहीं पता होता, कॉन्सेप्ट नहीं पता होते। ये देखिए इस कंपाउंड के अंदर दो नाइट्रोजन है। आपसे पूछेगा बताइए कौन से नाइट्रोजन के ऊपर प्रोटोनेशन होगा, आपसे पूछेगा कौन से नाइट्रोजन पर प्रोटोनेशन होगा। देखो आने लगेगा नहीं जवाब। ये लोन पेयर डिलोकलाइज्ड, वो लोन पेयर लोकलाइज्ड। कैन यू सर एक्सप्लेन दिस बाय द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, यस एब्सोल्युटली आई कैन एक्सप्लेन इट। बताइए अगर हमारे सामने हमने यहां प्रोटोनेशन करवाना है तो हमें प्रोटोनेशन इस पर करवाएंगे, यस। अगर प्रोटोनेशन इस पर करवाया तो बताइए नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, आप बताइए प्लीज। नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये लोन पेयर कैसा है भाई लोगों, लोकलाइज्ड। और ये लोन पेयर कैसा है भाई लोगों, डिलोकलाइज्ड। हाँ या ना? यहां पर ये लोन पेयर हमारे सामने कैसा है, डिलोकलाइज्ड। ये लोन पेयर हमारे सामने कैसा है, लोकलाइज्ड। क्लियर? जैसे ही आपने करवाया पॉजिटिव चार्ज आ गया एंड यू विल फाइंड लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। दो इक्विवेलेंट आरएस आप लोगों के सामने बनकर आ जाएंगे। कितने इक्विवेलेंट आरएस बनकर आ जाएंगी, तो बताइए यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा रेजोनेंस करने से, यस, ये हो जाएगा न्यूट्रल। दोनों हमारे सामने है टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एग्री करते हो क्या, यस। अभी तो आपने सुना नहीं, आधी बात सुनी है। मान लीजिए सर मैंने गलती से, हालांकि मैं ऐसी गलतियां करता ही रहूंगा, मान लीजिए मैंने गलती से यहां करवा दिया प्रोटोनेशन, तो तू बर्बादी उठा देगा कंपाउंड की। मैं बर्बाद हो चुका हूं तो कंपाउंड को तो करके ही मानूंगा। ये देखिए अगर आपने प्रोटोनेशन कहां करवा दिया, इसके ऊपर, मान लीजिए गलती से आपका मन कर गया कि सर मैं चाहता हूं एक बार प्रोटोनेशन यहां हो, तो प्रोटोनेशन होते ही बताइए नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आएगा,
positive. Can you tell me the hybridization state of this nitrogen? This nitrogen is sp3. आपसे अब मैं कुछ चुनिंदा सवाल करना चाहता हूं और आपको मेरे सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे। पहला सवाल बताइए, इस कंपाउंड के बारे में क्या ख्याल आता है? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक? ये वाला कितना है? 2, 2, 4, 2, 6। ये तो लोकलाइड है। ये कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक। बताइए आफ्टर प्रोटोनेशन इसके बारे में क्या ख्यालात हैं? 2, 2, 4, 2, 6। पॉजिटिव चार्ज का एरोमेटिसिटी में कोई रोल ही? तो ये क्या हुआ हमारे सामने? एरोमेटिक। यानी कि प्रोटोनेशन से पहले भी, प्रोटोनेशन के बाद भी, यानी कि कंपाउंड ने एरोमेटिसिटी को क्या किया है? मेंटेन किया है, रिटेन किया है। इसमें बताइए इसके बारे में क्या ख्याल? एंटी कोई किसी ने बोला गर्दन तोड़ दूंगा, साइक्लिक कॉन्जुगेशन मिसिंग है, तो ये हमारे सामने कैसा रहेगा? नॉन एरोमेटिक। आगे बात समझ में? अब कल जब ये आपके सामने कंपैरिजन में क्वेश्चन आए, किसमें आए? कंपैरिजन में क्वेश्चन आए, तो आप सोचिए आप इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इस नाइट्रोजन को देखकर डिसाइड करेंगे या उस नाइट्रोजन को? ये तो शेयर ही नहीं करना में, तो हम उसको देखेंगे कि इसके पास कैसा लोन पेयर है? लोकलाइज। कैसा लोन पेयर है? लोकलाइज। आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहां ऑर्गेनिक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगी और धीरे धीरे लेवल आपका बनना लगेगा। आप सोचो आपने एरोमेटिसिटी को इतने बढ़िया लेवल पर पढ़ा है, इसलिए आपको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ी कि सर ये इधर आ जाएगा, नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे। जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसे ही मैंने इसको लिखा है sp3, आपको क्लियर हो गया कॉन्जुगेशन क्या हो चुका है? ब्रेक, क्योंकि इसके पास पी ऑर्बिटल नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? छापिए। अभी तक एक बात समझ में आई है कि लोकलाइज्ड लोन पेयर्स आर मोर बेसिक एज कंपेयर टू डिलोकलाइज्ड। क्या हमें हर बार कॉन्जुगेट एसिड बनाना है? नहीं, बचना है उससे। उससे बचने के ही काम कर रहे हैं हम, क्योंकि वहां टाइम नहीं होगा भाई। क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कितना टाइम में आया, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 मिनट के लिए क्वेश्चन भी तो एक्स्ट्रा दिए हैं राक्षस। भले ही तुम 45 कर दियो, उसके बाद भी चलते चलते 5 पढ़ोगे जरूर। लास्ट ईयर का जो एक्सपीरियंस है उसको यूज में लें आप, क्योंकि बहुत सारे लोग पहली बार पेपर देंगे और उनको पता ही नहीं है कि एक एक मिनट पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आपने पिछले साल से कुछ नहीं सीखा तो फिर कोई मतलब नहीं है। इतिहास से सीखना चाहिए, बट हम इतिहास में केवल तारीखें याद रखते हैं। आपने भी याद रखा होगा पिछली बार इस तारीख को नीट हुआ था, मैं बर्बाद हो गया था। बस उस बर्बादी से क्या सीखा? कुछ नहीं। कोई कितना भी जलील कर दे, तुम हर बार बोलते हो अभी हमें और जलील होना है। जलील करना भी छोड़ दिया है, फर्क ही नहीं पड़ता है। ये चेंज आते हैं लाइफ में। जब पहली बार आप कोटा आए थे नर्सर में, क्लियर, और जैसे दीपावली की छुट्टियां अनाउंस हुई थी, घर वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे वो दिल वाले दुल्हनिया में ले जाएंगे, शाहरुख खान का इंतजार करता ना उसका पापा, ऐसे बहुत बढ़िया तरीके से आपका वेलकम हुआ। वापस आते हुए बहुत सारा खाने का भी दिया इज्जत के साथ। एंथ्यूज में भी ऐसा हुआ, लेकिन जब एंथ्यूज में सिलेक्शन नहीं हुआ और हम दोबारा लड़के यहाँ आए और तब दीपावली की छुट्टियां हुई, तो किसी ने पूछा भी नहीं हमसे कब आ रहा है। हम सीधे जाके दमक गए, बोले आ गया तू? पूछा नहीं कि ट्रेन का रिजर्वेशन हो गया नहीं हुआ, हम करवाएं। और जिनका उस टाइम भी नहीं हुआ, जिन्होंने दूसरा ड्रॉप लिया, उन्होंने तो बहुत लड़ाइयां करके यहां तक पहुंचे। अब घर वाले पूछते नहीं होगा कि नहीं होगा, कि हो गया तो बता देना, नहीं हुआ तो हमें पता ही चल जाएगा। क्या बेरोजगार मत रहना, ये बात भी सही है, क्योंकि जितनी तुम्हारी उम्र हो गई है, पेरेंट्स बुढ़ापे की तरफ निकल चुके हैं, कब तक तुम्हें पैसे देते रहेंगे, ये रियलिटी है। कमाना तो भाई पड़ेगा ही, बहुत मेहनत की पैसे हैं। जब पैसे आप खराब करो, बर्बाद करो, तो यहाँ पे जो मास्टर इस वर्दी में घूमते हैं उनको देखा करो कि जैसे ये पूरे दिन भौंक भौंक के पैसे लेके जाते हैं, ऐसे ही आपके पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं मेहनत करते हैं। यहाँ पर सस्टेन करना इट्स नॉट टू इजी, बहुत खर्चा होता है। कम से कम 18 से 20 हजार का खर्चा हो जाता है एक बच्चे को, बहुत बड़ी बात है भाई। परिवार चलाना, पीछे खर्चे देखना, और फिर एक साथ इतने पैसे देना, कम से कम तुम
5 से 6 लाख का बट्टा तो पहले लगा चुके हैं, ये रियलिटी है। 5 से 6 लाख, और तुम अपनी पॉकेट से किसी को 200 ना दो, कोई तुम्हारे साथ बैठ के चाय पी जाए ना 3 दिन, चौथे दिन तुम देखोगे कि वो आ तो नहीं रहा है, नहीं पीऊं आज में, चाय पी लेता है, पैसे नहीं देते। तुम 5-5 रुपए का इतना हिसाब रखते हो, और पेरेंट्स आप पर इतने ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, तो उनकी भी तो आपसे कुछ ना कुछ उम्मीदें होनी ही चाहिए। काफी मोटिवेशन हो गया आज तो, छाप लिया होगा, लिखिए। अभी भी नहीं छापा राक्षसों ने। तो कानों का काम है सुनना, हाथों का काम है लिखना, दोनों अलग अलग मशीन चलनी चाहिए, मल्टी फंक्शनल मशीन है ह्यूमन बॉडी। सुलटाया क्या? अब अगर हमसे एक बात पूछ ली जाए कि इस मॉलिक्यूल में प्रोटोनेशन कहां होगा, तो यहां तो बिल्कुल मत करवा देना। अगर कोई लोन पेयर एरोमेटिसिटी में है, वो लीस्ट बेसिक होगा, इट विल बी लेस लाइकली टू बी प्रोटोनेटेड। ऐसे क्वेश्चन आएंगे अगली बार। तुम्हें क्या लगता है बेसिक स्ट्रेंथ पूछेगा? गए वो टाइम, ऐसा क्वेश्चन आएगा, एट विच नाइट्रोजन प्रोटोनेशन विल टेक प्लेस। नॉर्मल बच्चा साहब बेचारा बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ गया है, उसको पता ही नहीं प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है। अब तो सुलटा दिया होगा। देखिए, localized lone pairs are more available for protonation. Localized lone pairs are more available for protonation. अगर कोई लोन पेयर कैसा है लोकलाइज्ड, तो उस पर प्रोटोनेशन होने के चांसेस क्या रहेंगे? ज्यादा। Localized lone pair is more available for protonation. Localized lone pair is more available for protonation. ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हो, localized lone pairs are more basic than delocalized. Localized lone pairs are more basic than delocalized. हमने यही सीखा। अब हमें बार बार प्रोटोनेट करके एसिड बनाने की जरूरत नहीं है। अगर एक लोन पेयर लोकलाइज्ड है और एक डिलोकलाइज्ड है, तो हम बता देंगे जिसके पास लोकलाइज्ड होगा वो ज्यादा बेसिक होगा। दैट्स ऑल, टाइम बचाना है। नेक्स्ट, delocalized lone pairs are less available for protonation. Delocalized lone pairs are less available for protonation. मैं आपको उसकी लैंग्वेज से वाकिफ करवा रहा हूं, आप समझ नहीं रहे हैं। वो ऐसा ही पूछेगा कि बताइए कौन से कंपाउंड के लोन पेयर प्रोटोनेशन के लिए ज्यादा अवेलेबल है। Localized lone pairs are more available for protonation. Next, delocalized lone pairs are less available for protonation. Next line, if lone pair is involved in aromaticity, if lone pair is involved in aromaticity, if lone pair is involved in aromaticity, it is less likely to be protonated. If lone pair is involved in aromaticity, it is less likely to be protonated. अगर कोई लोन पेयर किसमें है? एरोमेटिसिटी के अंदर है, तो उस पर प्रोटोनेशन होने के चांसेस सबसे कम होंगे। लेस लाइकली टू बी प्रोटोनेटेड, मतलब वहां पर प्रोटोनेशन नहीं करवाना है। ब्रैकेट में लिख सकते हो लिस्ट बेसिक। ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो? लिस्ट बेसिक, वो सबसे कम बेसिक होगा। उठा के पीछे फेंक देना ऐसे कंपाउंड में। क्लियर? चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है? नहीं। अब देखो, मैं आपको कुछ शानदार बातें बता रहा हूं। यहीं से ऑब्जर्वेशन पे आप ईएन नहीं देख पाओगे, क्योंकि आप ईएन जिस तरीके से देखते हो ना, वहां से आपको हाइब्रिडाइजेशन का पता ही नहीं चलता है। तो सबसे पहले आपको बेसिक स्ट्रेंथ में कौन को आगे रखना है? लोकलाइज्ड। सबसे आगे किसको रखना है? लोकलाइज्ड। मान लीजिए आपको लोन पेयर मिले, तो ज्यादा बेसिक कौन से होंगे? लोकलाइज्ड। फिर दो ऐसे होंगे जो लोकलाइज्ड मिल जाएंगे आपको। जब दोनों लोकलाइज्ड मिल जाएं, तो फिर आपको क्या देखना है? ईएन। क्या देखना है? ईएन। ईएन को बाद में देखना है, मतलब पहले लोकलाइज्ड या डिलोकलाइज्ड देखना है, फिर आपको देखना है ईएन ऑफ द एटम। ईएन ऑफ द एटम at which lone pair is present, at which lone pair is present, at which lone pair is present. एग्री करते हो? फिर हमें क्या देखने हैं? डिलोकलाइज्ड। डिलोकलाइज्ड, ये प्रायोरिटी ऑर्डर दिमाग में सेट कर लेना। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इससे बन जाएंगे। ऑर्गेनिक में आज कोई 100% श्योरिटी के साथ ट्रिक नहीं आती है भाई, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। मान लीजिए आपके पास लोन पेयर हैं, पहले पहचानो लोकलाइज्ड और डिलोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड वालों की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा। फिर दो लोकलाइज्ड मिल गए, तो फिर ईएन देख लेना।
क्या देख लेना, EN। बड़ी आसानी से आपके क्वेश्चंस बनने लगेंगे, किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुलटा दिया क्या? कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग बेसिस। कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ, कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग बेसिस। कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग बेसिस। पहला क्वेश्चन शानदार, हालांकि आप लोगों ने इनको पहले भी किया है। जैसे ही मैं लिखूंगा आपको समझ में आ जाएगा। ग्वानिडीन का नाम तो आपने सुना ही होगा, यस, वही आ चुका है। ये नंबर 1, सबसे ज्यादा तो नहीं है बट आपके लेवल पर आप कह सकते हैं। इसके भी पापा है बेसिक स्ट्रेंथ में, सुपर बेसिक, लेकिन अपने काम के नहीं है, नीट उन पर बात नहीं करेगा। ये दो हमारे सामने दिए हुए हैं। पहले वाले कंपाउंड को हम ग्वानिडीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्वानिडीन के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर? ये खतरनाक बेसिक होते हैं, खतरनाक मतलब आपके लेवल पर तो शानदार बेसिक आपको दिखने वाले हैं। क्या सर मुझे यहाँ कॉन्जुगेट एसिड बनाने की जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता है जरूरत है। मैं तो बड़ी आसानी से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर कर दीजिए सर। और सर कॉन्जुगेट एसिड से भी एक्सप्लेन कर देना। 2-3 में सारा एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, लेकिन आपको हर कहीं पर कॉन्जुगेट एसिड बनाने की जरूरत नहीं है, बचना है, टाइम टेकिंग है वो। सुना ध्यान से, ये लोन पेयर कैसे हैं? डिलोकलाइज्ड। कैसे हैं? डिलोकलाइज्ड। इसके पास कैसा लोन पेयर है? तो प्रोटोनेशन तो यही होगा। ये सबसे ज्यादा बेसिक है इस मॉलिक्यूल में, ठीक है। यहां पर भी देखो लोकलाइज्ड लोन पेयर है, यस, ये रहा इसके पास लोकलाइज्ड। सर दोनों के पास लोकलाइज्ड आ गए, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब बाकी देख देख, यहां पर इस लोन पेयर से कैसा इफेक्ट लगेगा? +R। बताइए, +R लगाकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, यस। लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन देने वाला है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया आपने +R से। कैसा इफेक्ट लगा दिया? +R। एक मिनट सर रुकिए, ये देखो, लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज, हाँ या ना? यहां पर भी बढ़ गई, बराबर चल रहा है मामला से, ओके। लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज, दूसरा +R। बताइए उसके पास दूसरा +R गया, हो गया खेला, हो गया कि नहीं हो गया? तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि बताइए इन तीनों नाइट्रोजन में से कौन से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है? ऊपर वाले पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसी पर ही है। नहीं सर आप तो हमें कॉन्जुगेट एसिड बना के बताइए। बिल्कुल बना के बता दूंगा, स्टार्टिंग में सारी चीजें लेकर चलूंगा। बताइए अगर हमें प्रोटोनेशन करवाना है तो कहां करवाओगे प्रोटोनेशन? डिलोकलाइज्ड, डिलोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड, कहां पर होता है? देखिए कितनी धीरे धीरे चीजें क्लियर होने लगी दिमाग के अंदर। तो वहां पर हो जाएगा प्रोटोनेशन। तबीयत से सुनते रहना मेरी बात को, तबीयत से। यहां पर अगर हमारे सामने हो गया है प्रोटोनेशन, तो नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा भाई लोगों? पॉजिटिव। बताइए क्या ख्याल आते हैं? देखो पहले ये दोनों +R से इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे थे, अब ये दोनों +R से इसके केटायन को स्टेबलाइज करेंगे। देखना आप, लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज, हाँ या ना? यस। अगर ऐसा हुआ तो बताइए आपके क्या ख्यालात हैं? यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। जब भी कोई अपने लोन पेयर से रेजोनेंस करेगा, और उस पर कैसा आना चाहिए था? नेगेटिव। ऑलरेडी कैसा है? पॉजिटिव। कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। बताइए आप एग्री करते हैं इस बात से? यस। ये हमारे सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनकर आए। गौर से देखो, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट हैं, है कि नहीं है? फिर से एक मिनट सर, ये नहीं कर सकता क्या? हाँ करेगा ना। लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज, ऑलरेडी उस पर कैसा है? पॉजिटिव। बताइए आपके क्या ख्यालात हैं? क्या यहां पर हमारे सामने पॉजिटिव चार्ज आएगा? यस। और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कैसी बनकर आई है? इक्विवेलेंट। कमाल ही हो गया, इक्विवेलेंट। ये है ग्वानिडीन। शानदार बात बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। ये क्या है? ग्वानिडीन। और ये हमारे सामने कौन है? ग्वानिडीनियम आयन। बस IUM लगाना पीछे, ग्वानिडीनियम आयन। क्या ग्वानिडीनियम आयन के अंदर सारे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड्स सेम बॉन्ड लेंथ के हैं? क्या ग्वानिडीनियम आयन के अंदर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड सेम बॉन्ड लेंथ के हैं? यस। ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट, और सारे कार्बन नाइट्रोजन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
तो यहां पर हमारे सामने कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनकर आई? 3। लेकिन तीनों की तीनों कैसी हैं? तीनों की तीनों हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आया ना? चलिए उधर से तो बात कीजिए ना सर। लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बताओ पहले प्रोटोनेशन कहां करवाऊं? ये तो डीलोकेलाइज्ड है। क्या है? डीलोकेलाइज्ड। अगर वहां प्रोटोनेशन हो गया तो आप ही बताइए नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? आप ही बताइए नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। हाँ या ना? यस। बताइए क्या ये CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा? नहीं। कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड पर बताया था हाइपर मैंने। इस पर हाइपर पढ़ाया क्या? नहीं। एल्कीन और एल्काइन में बताया हाइपर। तो यहां से इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। किससे? प्लस आई से। बहुत मरियल इफेक्ट है। यानी कि सर प्लस आई स्टेबलाइज तो करेगा ना? हाँ, प्लस आई स्टेबलाइज करता है, वो पहले भी देख चुके हम। क्लियर? अगर अपन बात करें लोन पेयर क्या रेजोनेंस करेगा? यस, लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। ऑलरेडी कैसा उस पर? पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। यहां तो बन जाएगा सिंगल बॉन्ड और यहां क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। बताइए यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा? यस, लेकिन 2 ही एटम पर गया। यहां कितनों पर गया? 3 पर। और तीनों कैसे हैं? इक्विवेलेंट। लेकिन ये भी दोनों कैसी हैं? इक्विवेलेंट। तो यहां भी हमारे सामने 2 इक्विवेलेंट आरएस बनकर आई। लेकिन आप जानते हैं इससे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी रहेगी क्योंकि इसमें डिलोकलाइजेशन क्या है? ज्यादा। और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी क्या है? ज्यादा। दैट्स ऑल। कॉन्जुगेट एसिड भी ये कहता है ये ज्यादा स्टेबल है। और यहां से भी आपको पता चल चुका था। तो आप एक बात बताइए, अगर अपन बात करना चाहें H+ वही जुड़ता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। H+ यही जुड़ा, तभी कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल बना। तो आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को +R से भी डायरेक्टली देखकर बता सकते हैं। वो हमसे पूछ सकता है कि बताओ तीनों नाइट्रोजन में से कौन से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है? तुरंत बता सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? छापिए। क्या बेटा? कहा? यहां +I। कैसे लगेगा? कहां पढ़ाया? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, राक्षस बॉन्ड। एल्कीन एल्काइन। जल्दी से सुलटा दीजिए। ये तो मैंने आपको कॉन्जुगेट एसिड बना के दिखा दिए, हालांकि आपको बनाने की जरूरत नहीं है। बिना बनाए भी आंसर आ गए तुम्हारा। तो जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। जेके वाई सर भी आएंगे क्या? कब आएंगे? अब तो जब आएंगे तब चले जाएंगे हम। क्यों? तो मेरे पीछे पीछे निकल लेना। मुझे कैसे पता चलेगा? वो तो आएंगे तभी पता लगेगा ना। सल्टा दिया है क्या? ये राक्षस बहुत धीरे धीरे। RDS तो आगे बिठा रखे तुमने। कल ये केटाइन देकर ये केटाइन देकर स्टेबिलिटी पूछी जा सकती है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है हमें नहीं पता। क्लियर? हमारा काम है कि हर चीज को कवर करते हुए आगे बढ़ना। साफ कर दो अब। जिनके नहीं बनाए घर पे आराम से बनाएं। वीडियो को पॉज करें। बढ़िया सुंदर सुंदर बनाएं। क्वेश्चन नंबर 2। अब आप देखना धीरे धीरे आपकी जो परेशानियां थी बेसिक स्ट्रेंथ को लेकर दूर हो जाएंगी, क्योंकि आपने सब्जेक्ट में कभी ढंग से काम किया ही नहीं और बिना मेहनत की कोई चीज अच्छी नहीं लगती। वही धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। फालतू में आप दूर भगते रहते थे। दो कौड़ी के सवाल हैं सारे। अब वो भी क्या करेगा? ये ग्वानिडाइन टाइप सिस्टम आपको पहचान में नहीं आने देगा। हमें जरूरत ही नहीं पहचानने की। उसको ऐसा लगता है कि हम ग्वानिडिन को पहचान रहे हैं। हमें कोई मतलब नहीं है। हम अलग तरीके से देखते हैं चीजों को। ये नंबर 3।
बताइए, सेकंड का आंसर नहीं दिया तुमने। 1 2 एंड दिस इज करेक्ट आंसर। क्लियर? देखो, लोकलाइज लोन पेयर, यस। लोकलाइज लोन पेयर, यस। लोकलाइज लोन पेयर, यस। दोनों में कॉमन हो गया। अब देखो इसका कैसा इफेक्ट लगेगा, प्लस आर। इसका भी कैसा इफेक्ट लगेगा, प्लस आर। 2 प्लस आर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, यस। यहां से कितना प्लस आर लगेगा, 1। ये लो, वहां तो बेचारे के पास कोई है ही नहीं। सुलझ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, हम धीरे धीरे। बताइए कौन ज्यादा बेसिक होना चाहिए। आप इसमें कौन से लोन पेयर को देखकर आंसर दोगे, इसको। यहां तो प्रोटोनेशन ही नहीं होगा, तो ये इसके पास कैसा लोन पेयर है, लोकलाइज। और इसके पास डीलोकलाइज, तो छोड़ो एरोमेटिसिटी में सोचना भी मत उसके बारे में। तो फर्स्ट की एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ क्या रहेगी, ज्यादा। किससे, सेकंड से। इस टाइप वाले क्वेश्चंस में पहले इसको ला सकते हैं तुरंत अगर आंसर चाहते हो तो। हालांकि मुझे इसको याद करने की कोई जरूरत महसूस होती ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। लीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के बीच में। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन जेई एडवांस 2017 में आया था। जेई एडवांस 2017 में, फ्रॉम द बुक क्लेडन, एज इट इज। वो तो बहुत खतरनाक बुक है, पीजी लेवल की बुक्स हैं भाई ये सारी की सारी। नीट लेवल की तो, नीट में तो एक ही है, एनसीईआरटी। वो बोलता है रेफरेंस बुक एनसीईआरटी, ब्रैकेट में लिखता है, कभी मानूंगा कभी नहीं। आप देखते हैं एनसीईआरटी की कौन सी सारी बातें मान ही लेता है वो। उसका मन करता है मान लेता है, उसका मन करता है नहीं मानता है। उसकी अपनी ही कलाकारियां चल रही है। अब की बार वो हिंदी के क्वेश्चन में लोचा कर दिया उसने, बहुत सारे बच्चों को परेशान कर दिया फालतू में। सुलटा दिए हैं क्या, सरा का क्या। हम्म, सब पता रहता है तुम्हें। उच्चतम लेवल की हो। मैं पूछ के आता हूँ आएंगे कि भी नहीं। अरे मैं याद नहीं दिला रहा हूं, मैं समझता हूं तुम्हारा दर्द। सुलटा दिया क्या, फोन आ गया तेरे पास।
चलिए बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर, मतलब जो अनसोल्ड है राक्षस। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसके पास लोकलाइज्ड, यस। इसके पास भी लोकलाइज्ड, यस। इसके पास डीलोकलाइज्ड, साथ में एरोमेटिसिटी। बर्बाद है तो उठा के सबसे पीछे किसी को फेंक दो, थर्ड। एग्री करते हो कि नहीं? ये बहुत भारी क्वेश्चन लगते हैं नॉर्मली बच्चों को, समझ में नहीं आता करना क्या होता है। आप बताइए, इसमें प्लस आर लगेगा, लगेगा। यहां से भी प्लस आर लगेगा, लगेगा। मुझे जरूरत नहीं है कि क्वांटिटी नहीं, फर्क नहीं पड़ता है, 2 प्लस आर। यहां पर कितना प्लस आर लगेगा? 1 लगेगा कि नहीं लगेगा? दैट्स ऑल। तो फिर कौन आएगा पीछे? सेकंड, और सबसे ज्यादा फर्स्ट। दो कौड़ी का सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट बर्बाद है, सेकंड की बेसिक स्ट्रेंथ फर्स्ट से कहीं ज्यादा रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारे सामने है एनिलीन। क्या बोलते हैं इसको? एनिलीन, या हम इसको बोल सकते हैं ये एक अमीन है। क्या है? अमीन। तो ये ध्यान रखना है कि अमीन्स जो होते हैं वो अमाइड से ज्यादा बेसिक होते हैं। अमीन्स की जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो अमाइड से ज्यादा। दोनों के पास लोन पेयर गौर से देखो डीलोकलाइज्ड है, गौर से देखो दोनों के क्या है? डीलोकलाइज। लेकिन इस वाले का गजब का डीलोकलाइजेशन है। क्यों? क्योंकि ये कहां पहुंचेगा? ऑक्सीजन पर। ये जब नेगेटिव चार्ज बनाएगा कहां बनाएगा? कार्बन पर, गौर से देख। और ये जब नेगेटिव चार्ज बनाएगा कहां बनाएगा? ऑक्सीजन पर। बहुत बढ़िया डीलोकलाइजेशन है इसका। तो ये मत देखना इसका 3 पाई बॉन्ड के साथ है, इसका ये मतलब ही नहीं है। वो तो तब होता है जब सेम एटम पर चार्ज जा रहा हो। क्लियर? तो यहां पर अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ अमाइड से क्या होती है? ज्यादा। ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सभी में लोन पेयर कैसे हैं? लोकलाइज, लोकलाइज, लोकलाइज। अब देखो कोई और लोचा तो दिख नहीं रहा, तो फिर क्या देखना पड़ेगा? ईएन। बहुत सिंपल तरीके से आप यहां पर बढ़ सकते हैं। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो ये लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में है? sp3। ये ध्यान से सुन लेना, ये ऑर्बिटल कौन से, ये लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में है? sp2। और ये लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में है? sp। तो इस ऑर्बिटल के, सॉरी, इस लोन पेयर के शेयर होने की टेंडेंसी बहुत ही कम होगी, बिकॉज इस ऑर्बिटल के अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है। परसेंटेज एस कैरेक्टर मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के क्लोज होते हैं, उनको शेयर करने की टेंडेंसी सबसे कम। तो मोरियन मतलब लेस टेंडेंसी टू शेयर, या लेस टेंडेंसी टू बी प्रोटोनेटेड, या लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। हाँ या ना? तो इस क्वेश्चन के आगे लिखेंगे तो सबसे ज्यादा तो रहेगा फर्स्ट, फिर कौन सा रहेगा? सेकंड, फिर कौन सा रहेगा? थर्ड। हमें उसकी लैंग्वेज को भी पकड़ना है, क्योंकि अगर उसने नई लैंग्वेज इस्तेमाल मिली हम सुलझ जाएंगे। लिखिए, if lone pair is present at more electronegative atom, if lone pair is present at more electronegative atom, if lone pair is present at more electronegative atom, then it is less available for protonation. क्या पता कल ये पूछ ले कि कौन सा लोन पेयर लेस अवेलेबल है प्रोटोनेशन के लिए, तो जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम है वही लेस अवेलेबल। इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इट इज लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। यू गॉट द पॉइंट? किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े। नेक्स्ट अब हमारे सामने रहेगा एरोमेटिक अमीन्स। लिखिए, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक अमीन्स, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक अमीन्स, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। इसके अंदर लिखे नीचे, इन एरोमेटिक अमीन्स सॉल्वेशन इज लेस इंपॉर्टेंट। इन एरोमेटिक अमीन्स सॉल्वेशन इज लेस इंपॉर्टेंट। जहां बातें लोकलाइज और डीलोकलाइज की होने लगे ना, वहां सॉल्वेशन का कोई खेला नहीं चलेगा। आगे बात समझ में? इन एरोमेटिक अमीन्स सॉल्वेशन इज लेस इंपॉर्टेंट, सॉल्वेशन इज लेस इंपॉर्टेंट। सॉल्वेशन का खेला केवल और केवल कहां खेला जाता है? एलिफेटिक के केस में। एरोमेटिक के केस में कोई मतलब नहीं। क्लियर हुआ?
चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया, एरोमेटिक अमीन्स के अंदर सॉल्वेशन क्या है, लेस इंपॉर्टेंट। अब कुछ बढ़िया क्वेश्चंस आएंगे, मेरा काम हो चुका है, मैं तो आपको सारे कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। अब आपको अपना दिमाग चलाना है। आप तो ये सोचिए कि फाइनल एग्जामिनेशन में आपके सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं और जीओसी का भी लगभग अंत हो चुका है। भली बात है, हमने जीओसी को सुलटा दिया है। मेरा मन तो रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ाने का है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता क्या होते हैं एनेंशियोमर्स, क्या होते हैं डायास्टीरियोमर्स। वो मेरे को रास्ते में धर लेंगे, इधर आ, सब उन्हीं की सुन, हमारी मत सुनना। तुम हैं, हमने फीस नहीं दी है, मुझे क्या लगता है। और मैं तो वैसे भी आजकल बाइक पे आता हूँ, गाड़ी तो कम लाता हूँ, डीजल बहुत महंगा हो गया है। बैलगाड़ी से तेरे को मैं बताऊंगा राक्षस, बैलगाड़ी का टाइम आ जाएगा। मेरे को लगता है डीजल अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो जल्दी ही इलेक्ट्रिक, देखो टेस्ला, ऐसे ऐसे बोलते जैसे पैसे की बारिश हो रही है मेरे घर पे। राक्षस, एक बार कमाना शुरू करो बेटा, पता चलेगा। तुम्हें लगता है कि इन टीचर्स का पैकेज बहुत ज्यादा है, लगता ही है। नहीं नहीं बताऊंगा तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी। आपको भ्रम है, भ्रम रहने दो। 10% देख राक्षस, ये देख सी एक अलग बैठा हुआ है कि तू तो टैक्स बता, मैं कैलकुलेट कर लूंगा सैलरी। तो अलग अलग लेवल के प्राणी बैठे हुए हैं। स्विस बैंक में देखो कैसे, मास्टर हूं, पॉलिटिशियन नहीं हूं, राक्षस। ब्लैक मनी कुछ नहीं, एलन के पास कोई ब्लैक मनी नहीं, टोटली वाइट होता है यहाँ पर। मेरे पास कहां से आएगी, मेरे कोई गोरख धंधे चलते हैं राक्षस। पूरे दिन तो यही तुम्हारे बीच में रहता है मास्टर बेचारा, रोटी खा के घर में जाता है, वापस लौट के आ जाता है। आजकल तो मैस में खानी पड़ रही है अलग से। मास्टर की पर्सनल लाइफ में जो झांकने का मजा है ना, वो अलग ही है। कि तू कैसा मत पढ़ा, खराब पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, बस तू पर्सनल बातें डिस्कस कर हमारे साथ। ये फीस हमने तेरी पर्सनल प्रॉब्लम सुनने के लिए ही दी है। आगे क्या, अभी 2 मिनट बचे, क्वेश्चन दोबारा छापने पड़ जाएंगे नहीं मेरे को। चलिए, पहले क्वेश्चन के बारे में क्या ख्यालात है, आंसर दीजिए। लोन पेयर देखो, डीलोकेलाइज्ड, 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 हाँ या ना। तो बताओ सबसे ज्यादा कौन सा होना चाहिए, थर्ड, उसके बाद सेकेंड, और उसके बाद फर्स्ट। देखिए आप लोग ऐसा सोच सकते हैं जैसा मैं बता रहा हूं, हालांकि रियलिटी कुछ और ही है इसकी। इसमें इसका प्लस आई लगेगा, यस। इसमें इसका प्लस आई लगेगा, यस। दो दो प्लस आई वाले हैं, खत्म हो गया मामला। डिलोकलाइज दोनों तीनों में कॉमन है, प्लस आई जाता है। अब प्लीज यहां मत बोल देना ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। कभी यहां भी 213 लिख दो, सुलट जाएगी फाइल। इनमें सॉल्वेशन का कोई रोल नहीं होता, वैलिफेटिक मींस में था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताइए क्या ख्याल आता है। देखिए डिलोकलाइज्ड, यस, डिलोकलाइज्ड, यस, डिलोकलाइज्ड, यस। दो दो बेंजीन पर डिलोकलाइज्ड, ओके। ये तो अमाइड आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये तो ऑक्सीजन पर चला गया तो एकाधिकार करके बैठ जाएगा, तो उन पर को देगा ही नहीं वापिस। ये तो क्लियर। बताइए फिर सबसे ज्यादा कौन सा होगा, थर्ड, क्योंकि यहां से प्लस आई लगेगा, यस। ऐसा आप सोच सकते हैं, हालांकि रियलिटी बहुत अलग होती है इनकी। तो सबसे ज्यादा थर्ड, उसके बाद सेकेंड, और उसके बाद फर्स्ट। अब देखो फर्स्ट और फोर्थ में कंपेयर कर सकते हो, दो बेंजीन पर डिलोकलाइज्ड, एक बेंजीन पर मोर विल बी द डिलोकलाइजेशन, अवेलेबल ही नहीं होगा लोन पेयर। तो फिर हमारे सामने कौन सा आएगा, फोर्थ, हाँ है ना। और सबसे पीछे कौन सा रहेगा, 5। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। आ जाओ आ जाओ। चैट में तुम क्या लिखते रहते हो यार, समझ में नहीं आता है। सर म्यूट मत कर दिएगा, सर म्यूट, अबे कुछ नहीं म्यूट किया था, आदमी खा से भी ना। अब का सिलेबस केवल एसिडिक स्ट्रेंथ का पहला लेक्चर तक, एसिडिक स्ट्रेंथ का पहला लेक्चर।
अरे भाई तुम लोग बैठो बैठो, 10 मिनट की बात है भाई। ठीक है जाइए, लिखो भाई लिखो। लिखिए, मैं तो बहुत ठीक हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। चलिए, पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही है तुम लोगों की, बस अच्छे से पढ़ते रहे। हाँ एक छोटा सा टॉपिक, एक्चुअली क्या उस हमारी क्लास उस दिन बंद हो गई थी ना, इसलिए रह गया था, वरना है तो सिर्फ 10 मिनट की बात। यहाँ पर वो ये क्या लिखा है तुम लोगों ने? लिखिए, एसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, हमने एलसी ऑसिलेशन में हमने कह रहा था ईएम वेव्स जनरेट होती है। लिखिए आप, एसी मेजरमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हम नहीं सुधरेंगे कभी भी, है। एसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, एसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें लिखें these are called hot wire instruments. These are called hot wire instruments. Their working is based on heating effect of current. Their working based on heating effect of current. आगे लिखें, AC voltmeter and ammeter, AC voltmeter and ammeter reads RMS value of AC voltmeter and ammeter reads RMS value of voltage and current. सबको पता है बात? अब आगे लिखिए, AC instruments can be used for DC measurement, but DC instruments cannot be used for AC measurement. और फाइनली एक लाइन लिखें, their scale is non-linear. Their scale is non-linear. सुने जरा, सबसे पहली बात तो ये, एसी जो एसी मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट से डीसी तो मेजर कर सकते हैं, डीसी वालों से एसी नहीं। कारण इसका क्या है, डीसी इंस्ट्रूमेंट्स एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और जब ये एसी के एवरेज कैलकुलेट करने पड़ जाएंगे तो आंसर हमेशा क्या देने लगेंगे, 0। इसलिए डीसी वालों का यूज नहीं करते। कहां पर, एसी में। इसका और एक अच्छा कारण मैं बताता हूं, डीसी वाले इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना, वो होते हैं टॉर्क बेस्ड। जैसे हमने पढ़ा था टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, उस टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की निडल जानते हैं टॉर्क के कारण घूमती थी। टॉर्क बनता था करंट से, बोलो, किसी कॉइल में करंट फ्लो कराएंगे तो बी बनेगा, और बी से आ रहा है एम बी साइन थीटा टॉर्क। तो सोचे अगर एसी फ्लो करवाएं तो लगातार करंट का डायरेक्शन बदलेगा, तो निडल जो घूमेगी उसका डायरेक्शन लगातार, क्योंकि टॉर्क का डायरेक्शन बदलेगा, तो ऐसे इस तरह से नजर आएंगी ऑसिलेट करती हुई। और अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो रेस्ट में नजर आएगी, तो वो आपको मूवमेंट दिखेगा ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए डीसी वालों का यहाँ काम नहीं होता। लेकिन एसी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो डायरेक्ट करंट में रीड ही नहीं करते, वो करंट नहीं बल्कि हीट सेंस करते हैं, और हीट के आधार पर ये अंदाजा लगता है कि करंट कितना होगा। और पर सेकेंड जो पावर लॉस होता है वो क्या होता है, I²R। इससे हीट बनेगी, हीट सेंस करते हैं और हीट से करंट पता लगता है। जैसे मान लो
मान लो रेजिस्टेंस कितना है 1 और करंट भी है मान लो 1, तो बताओ पावर कितनी होगी? 1 स्क्वायर इंटू 1, तो पावर 1 वॉट। लेकिन अगर 2 एम्पियर करंट है, अब पावर क्या 2 होगी या 4? 4। तो जैसे 2 एम्पियर करंट होगा तो पावर आएगी आई स्क्वायर आर 4 वॉट, और 3 एम्पियर होगा तो 3 स्क्वायर इंटू 1 9 वॉट। यानी कि 1 एम्पियर करंट बढ़ते ही पावर 1 नहीं बढ़ती, पावर तो स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ती है, इसलिए इसकी स्केल नॉन लीनियर बनानी पड़ती। जरा सोचें, एक निडल मैंने बनाई, ये जैसे माइलोमीटर होता है हमारा, स्पीडोमीटर होता है, वैसे ही अगर वोल्ट मीटर मीटर में भी निडल होती है, देखिए मान लीजिए ये 0 है, ये 1 एम्पियर, और ये जो निडल है ना वो हीट सेंस करके घूमती है पावर के हिसाब से, तो 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाने पर पावर कितनी बन रही है? 1। ये निडल इतनी घूम रही। लेकिन जैसे 2 एम्पियर करंट फ्लो करवाऊंगा पावर 2 आएगी या 4? 4। तो ये 2 3 4, यहां 4 चौथे वाले सेक्शन पर मुझे 2 एम्पियर मार्क करना पड़ेगा। यानी कि 1 एम्पियर पर अगर निडल इतनी घूमती है तो 1 एम्पियर बढ़ाने पर इतनी नहीं, यहां तक, यहां 2 एम्पियर बनाना पड़ेगा। कितने लोग समझ गए? ईमानदारी से बताएं। अच्छी बात है, और वैसे भी याद करना ही है। अब मान लीजिए जैसे 3 एम्पियर करंट फ्लो होगा, क्या ये इतना सा घूमेगा? नहीं, 5 6 7 8 9, ये निडल यहां, तो यहां 3 एम्पियर मार्क करना पड़ेगा। तो स्केल क्या होती है? नॉन लीनियर। बस इतना से पढ़ा गया था हमारा, ठीक है। अब इसके अलावा सिलेबस में तो कुछ आने के चांसेस नहीं है। एक हल्का फुल्का हिंट मैं आपको देता हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन का। सीरीज कॉम्बिनेशन तो हमने पढ़ लिया, सीरीज में करंट क्या रहता है? सेम। तो पैरेलल में क्या रहेगा? वोल्टेज सेम। तो जरा सोचें एक बार, बहुत सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं। जैसे ये है रेजिस्टेंस, ये है इंडक्टर, ये है कैपेसिटर, ये कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल। आपने फेजर बनाया आरएलसी में? आरएलसी में जब फेजर बनाते थे तो सबसे पहले तो फिक्स करंट कर लेते थे, क्योंकि करंट सीरीज में क्या था? सेम। इसमें वोल्टेज सबका क्या रहेगा? सेम। तो मैंने इधर बना लिया वी, कोई चांस नहीं है, फिर भी ये बना लिया वी। आ जाते हैं आगे। यहां मुझे बताएं, ये तो आ गया वी। करंट की अगर हम बात करें, रेजिस्टेंस में करंट क्या रहता है? साथ साथ किसके? वोल्टेज के। तो इसी डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा आई आर। इंडक्टर में करंट कहां रहता है? आगे या पीछे? भूल गए? जिनको याद है अच्छी बात है, जो कुछ लोग तो ऐसा लग रहा है कौन सी बातें हो रही है। पीछे आई एल, और करंट कैपेसिटर में आगे आई सी। तो पहले हमने सीरीज में किसका रिजल्टेंट निकालते थे? वोल्टेज का। यहां किसका निकालेंगे? करंट का। तो करंट का रिजल्टेंट क्या निकलेगा? आई। अच्छा बताओ, वही पुरानी बात है, या तो आई सी ग्रेटर देन आई एल, या आई एल ग्रेटर देन आई सी, या दोनों बराबर। दोनों बराबर तो रेजोनेंस। ये क्या होता है? पैरेलल रेजोनेंस। और वो कौन सा था? सीरीज। सीरीज रेजोनेंस होता था एक्सेप्टर सर्किट, ये होता है रिजेक्टर सर्किट। पैरेलल रेजोनेंस, हालांकि इतना नहीं पूछा जाएगा, आई निकालते हैं। अच्छा बताओ, आई क्या आएगा? आई आर स्क्वायर प्लस आई सी माइनस आई एल का होल स्क्वायर का अंडर रूट। कितने लोग समझ गए इसको? फेजर बन जाएगा इसका। बस इतनी सी बात। दो करंट है, दोनों करंट में फेज डिफरेंस अगर मान लो 90 है, तो डायरेक्ट ऐड नहीं होंगे, स्क्वायर करके अंडर रूट में ऐड होंगे। बोलिए, ये है कहानी। हाँ, वैसे बनाना, या रेजिस्टेंस नहीं बनता है, ये एक्सेप्टेंस बनता है, एडमिटेंस बनता है। वाई, जेड नहीं आता यहाँ पर, वाई का बनेगा। या छोड़ो उसको, काम की चीज ही नहीं है वो हमारे। चले आगे। वाई कुछ भी नहीं होता, छोड़ो तुम, ये समझ में आ गया ना, मस्त रहो। जैसे आपने पढ़ा ना, जी कंडक्टेंस होता है, वाई होता है एडमिटेंस, यानी कि रेजिस्टेंस का उल्टा। जैसे कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट कम होता है, उसमें जैसे जैसे वाई बढ़ेगा करंट बढ़ेगा। छोड़िए उसको आप। हाँ हाँ बोलो। ये समझ में आ गया आप लोगों के? बस इतनी सी बात थी। एलसी ऑसिलेशन में सब कुछ डिस्कस कर ही लिया था। चलो भाई, ओके।